हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। हम लोगों की जो है फर्स्ट यूनिट चल रही थी। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हमने जो नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में आपके रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, एक्सपोनेंट्स के लॉ, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद अपन ने पॉलिनोमियल यानी बहुपद को शुरू किया था। और बहुपद के अंतर्गत जो है बहुपद क्या होता है, बहुपद को कैसे सॉल्व करते हैं, द्विघात त्रिघात समीकरण, और जो है चार घात की पांच घात की समीकरण है तो उसके गुणांकों और उसके शून्यकों में क्या संबंध होगा, ये सब चीजें अपन ने पढ़ ली थी। फिर पॉलिनोमियल के लिए जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है यानी जो भाग विधि होती है वो भी अपन ने सीख ली थी। और अब आज अपना लास्ट टॉपिक रहा है और आज का ये लास्ट वीडियो रहेगा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स की फर्स्ट यूनिट का नंबर सिस्टम वाले टॉपिक का। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पास में रेखिक समीकरणें होगी, लीनियर इक्वेशंस होगी टू वेरिएबल्स के अंदर, उनको कैसे सॉल्व करते हैं और उनके जो है अनंत हल यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, उनका एक भी सॉल्यूशन कब नहीं होता है और एक सॉल्यूशन पर्टिकुलर कब होता है, ये चीजें अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी हेडिंग डालेंगे बढ़िया से, और हेडिंग डाल दीजिए दो चरों वाले रेखिक समीकरण। क्या हेडिंग डालेंगे? दो चरों वाले, दो चरों वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, किसकी बात करेंगे? दो चरों वाले रेखिक समीकरण की, यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन कैसे होगी, तो आपको पहले भी बताया है लीनियर का मतलब क्या होता है। तो लीनियर का मतलब होता है जब आपके पास जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इन सब की अधिकतम घात एक होगी तो आप उसे कहेंगे रेखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन। क्लियर? अब लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल टू वेरिएबल में। टू वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? सीधी सीधी बात है कि जैसे x है तो वो एक वेरिएबल, y है वो दो वेरिएबल। तो यहां पर देखो x और y में इक्वेशन है, इसलिए ये टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। और दो इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है, इसलिए मैं दो इक्वेशंस लिखता हूं और दूसरी ये लिख ली मैंने। ठीक है, ये लो। तो पहली क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो, और सेकंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो। ये दो इक्वेशंस है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है, उनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि सॉल्व करने वाले क्वेश्चन कम आते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछे जाते हैं इन दोनों इक्वेशन को देख करके आप क्या बताते हैं। तो आप इधर जो है इन दोनों इक्वेशन के बीच में जो शर्त होगी, कंडीशन, ठीक है, वो लिखेंगे। कंडीशन कौन कौन सी है? तीन कंडीशन की अपने को बात करनी है। और अगर कंडीशन है तो उस कंडीशन से इसके कितने हल निकलेंगे यानी सॉल्यूशन कितने निकलेंगे वो। और ये रेखाएं कैसी दिखाई देगी? संपाती, प्रतिच्छेदी या समानांतर। ठीक है, चलो अब देखेंगे। पहला, पहली शर्त यह है कि आपके पास जो a1 अपॉन a2 होगा वो बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, यानी जो x और y के कोफिशिएंट है, गुणांक है, उनका जो अनुपात होगा वो दोनों इक्वेशंस का बराबर नहीं होगा। अब अगर अनुपात बराबर नहीं आता है तो अनुपात बराबर नहीं आने पर जो हल होगा वो होगा अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल का मतलब क्या हो गया? एक हल, केवल एक हल होगा, उसके अलावा कोई हल पॉसिबल नहीं होगा, केवल एक हल होगा। समझ में आ गई बात? तब जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के। और ऐसी जो रेखाएं होगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। कैसी होगी? प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा है, इसका मतलब वो कैसी दिखाई देगी? तो देखिएगा भाई, प्रतिच्छेदी रेखा इस प्रकार से, ये लो, ये देखो। तो प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होगी वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर ही प्रतिच्छेद करेगी। समझ में आ गई बात?
तो ये कब होगी? जब आपके A1 A2 B1 B2 का रेशियो इक्वल नहीं है। सेकेंड हमारे पास में आता है कि मान लो A1 अपॉन A2 जो है वो और B1 अपॉन B2, क्या A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का रेशियो तो बराबर है, लेकिन C1 अपॉन C2 का रेशियो बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो फिर इनका जो है कोई हल नहीं होगा। क्या? कोई हल नहीं, इनका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि जब आपके ये, एक सेकेंड पहले लिख लो समांतर रेखा, फिर मैं दिखाता हूं समांतर रेखा। अब देखो भाई, ये बताओ कि अगर x और y के जो चर x y जो है इनके जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो अगर बराबर आ गया, तो बराबर आएगा तो कोई हल नहीं होगा। हालांकि C1 अपॉन C2 का रेशियो बराबर नहीं होगा, तो ये इनका कोई हल नहीं निकलता है, और कोई हल नहीं है तो फिर ये समानांतर या समांतर पैरेलल लाइंस होती है। और दो लाइनें अगर पैरेलल है तो पैरेलल है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी? क्या? कभी नहीं करती है। चाहे आप अनंत तक इन रेखाओं को बढ़ाओ, और जब अनंत तक बढ़ाने पर भी नहीं मिल रही है तो नहीं मिलेगी तो कैसे हल होगा? इसलिए कोई हल नहीं होता है भाई। कोई भी दो लोग मिलेंगे ही नहीं एक दूसरे से, तो उनकी कोई भी समस्या है उसका समाधान होगा क्या? नहीं होगा। और सपोज करो A1 अपॉन A2 बराबर हो जाए B1 अपॉन B2 के, और ये बराबर हो जाए C1 अपॉन C2 के, यानी दोनों समीकरणों का A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का अनुपात जो है वो बराबर हो जाए, तो अनुपात बराबर होने पर ये कैसी हो जाएगी? ये जो है रेखाएं कैसी हो जाएगी भाई? जल्दी बोलो। तो ये हो जाएगी आपके क्या? समपाती रेखाएं। और ऐसे में इनके कितने हल निकलेंगे? तो इनके अनंत हल निकलेंगे। कितने? अनंत, अनंत हल। और ये क्या है? समपाती रेखा। ठीक, समपाती रेखा। और ये बना ली हमने समपाती रेखा। ऐसे समपाती रेखा का मतलब है बेसिकली एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जो एक लाइन होगी उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी एडजस्ट है। एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, अब इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई। पता चल रहा है क्या? और दोनों एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? अनंत बिंदुओं पर, क्योंकि दोनों साथ में चलती रहेगी, तो अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ऐसे में फिर इसे क्या कहेंगे अपन? समानांतर। ठीक है, समांतर रेखा कहेंगे, सॉरी संपाती रेखा कहेंगे। और जब केवल और केवल x और y के गुणांकों का अनुपात तो बराबर हो, लेकिन कांस्टेंट पद जो है वो बराबर नहीं हो, ऐसे में फिर उसे क्या कहते हैं? ऐसे में फिर उसे कहते हैं अपन समानांतर। और अगर मान लो x और y के कोफिशिएंट यानी गुणांक ही बराबर नहीं हो, तो फिर उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी अद्वितीय हल। तो कब अद्वितीय हल होगा? जब x और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है, तो अद्वितीय हल होगा प्रतिच्छेदी रेखा। अगर आपके A1 और A2 B1 और B2 यानी x और y के गुणांकों का अनुपात तो बराबर हो, लेकिन जो कांस्टेंट पद होगा C1 C2 वो अनुपात बराबर में नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं निकलता है। ये समांतर रेखाएं होती है, पैरेलल लाइंस होती है। अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 सभी अनुपात बराबर आ जाए तो अनंत हल होगा, समपाती रेखाएं होगी, यानी एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। और फिर जो है मैं आपके सामने अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाता हूं कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, चलो देखिए, अब अपन जो है पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, ताकि अपने दिमाग में ये फिट हो जाए कि इसको करना कैसे है। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन है जिसमें दो समीकरणें दे रखी है आपको, 2x प्लस 3x बराबर, ठीक है, 2x प्लस 3x बराबर 10। और एक इक्वेशन है 4x प्लस 6x बराबर 5। ठीक, ये दो समीकरणें दे दी, और हमें कह दिया कि इन दो रेखिक समीकरणों के हल होंगे। अनंत हल ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन दे दिया एक हल,
और तीसरा ऑप्शन दे दिया कोई हल नहीं, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बता दिया कि आप इनका कंपैरिजन करें तो देखो भाई, A1 की वैल्यू आई 2, B1 की वैल्यू आई 3, और C1 वहां पर प्लस में था, तो यहां पर भी जो है 10 को इधर ले आओ एक बार, तो माइनस का 10 आएगा, यानी C1 की वैल्यू आई -10। फिर A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू 6, और C2 की वैल्यू हो जाएगी -5। ये आ गए। अब इनका अनुपात निकालो, तो देखो भाई, A1/A2 कितना आएगा, 2/4, कितना आया, 1/2। ऐसे ही B1/B2 निकालो, वो कितना आएगा, 3/6, यानी 1/2। ठीक है। और C1/C2 -10 में -5 कट कर आ गया 2। तो देखो, A1/A2 और B1/B2 दोनों ही कितने हैं, 1/2, 1/2। इसका मतलब A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 के। लेकिन C1/C2 की वैल्यू कितनी आई है, 2, तो क्या ये इसके बराबर है, नहीं है। तो C1/C2 इसके बराबर नहीं है। तो A1/A2 और B1/B2 बराबर है, और बराबर है, तो बताइए ये क्या हो गया। तो जब भी मैंने बोला था कि भाई, अच्छा ये 2 बार एक्स एक्स लिखा है क्या, अरे भाई यहाँ एक्स एक्स से होगा, तो जुड़ जाते हैं। वाई करो, ठीक है, वाई कर लो, वाई, वाई। तो मैंने आपको बताया था कि एक्स और वाई के गुणांकों का अनुपात अगर बराबर आ जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है समांतर रेखा को। और समांतर रेखा है तो इसका मतलब कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है समझ गए होंगे इस चीज को। ये बहुत नॉर्मल चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, बस इसी पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन। या फिर आपको कंडीशन दे देते हैं कि अगर जो है समांतर रेखाएं हैं तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी, जैसे यहाँ पर 5 गायब कर देते और के दे देते, फिर बोलते ये समांतर है, तो हमें क्या करना होता, ये अनुपात बराबर नहीं लाना होता, तो के की वैल्यू कुछ भी पुट कर देते। ठीक है, इसे नोट डाउन करो। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया। अब देखिए, इस पर बेस्ड जो है हमारे 2011 में फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन आया था आप लोगों के लिए, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, समझेंगे केवल। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि एक इक्वेशन है के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5, वह, ठीक है, क्या इक्वेशन है, के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और एक है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन है हमारे पास में। हमें बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी, कब, जब केवल इन दोनों इक्वेशन का एक ही हल हो। ठीक है, ये क्वेश्चन था, क्लियर। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए। तो पहला ऑप्शन है के इक्वल टू 6, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आप लोगों के लिए, और सेकंड ऑप्शन है आपके लिए के ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और थर्ड ऑप्शन है आप लोगों के लिए के लेस देन इक्वल टू 6, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और एक सेकंड, बाय मिस्टेक प्रॉब्लम हो गई है, एक सेकंड रुकिएगा, अभी आ जाएगा, है ना, एक सेकंड। हाँ जी दोस्तों, बीच में एक थोड़ा सा कट आ गया था, कोई प्रॉब्लम हुआ था, है ना। चलिए वापस उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था, के एक्स प्लस, ठीक है, देखेंगे वापस से। क्वेश्चन था के एक्स प्लस 2y बराबर में 5, ठीक है। हाँ, और एक इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस वाई बराबर में 1। इस पे हमें इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर इन दोनों का एक ही समीकरण है तो। ठीक, एक ही समीकरण, सॉरी एक ही हल है, एक ही समीकरण नहीं, एक ही हल, एक ही हल, ठीक है, हल है। और आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूं मैं,
के बराबर 6, बी ऑप्शन है के बराबर के लेस देन इक्वल टू 6, सी ऑप्शन है के ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। और ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया था। क्या क्वेश्चन था? तो दो इक्वेशन दे रखी है, दोनों इक्वेशन से एक ही हल की कंडीशन दे दी है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। आप ही बता दीजिए, एक ही हल के लिए क्या कंडीशन है? एक ही हल के लिए कंडीशन है कि a1/a2 और b1/b2 जो है आपके क्या नहीं होने चाहिए? तो इक्वल नहीं होने चाहिए। यही है कंडीशन हमारी। देख लीजिए आप वापस से एक बार, आपको तीनों कंडीशन मैंने एक साथ लिखवा दी थी। ये रही, देखो, अद्वितीय हल, एक हल के लिए क्या है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। चलो, इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे यहां पर, तो हमारे पास में जो इक्वेशन है वो देखो क्या है? के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और एक है 3x प्लस वाई बराबर 1। यहां से आएगा k/3 बराबर 2/1 बराबर 5/1। हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये तो कुछ काम का है नहीं, क्योंकि एक ही हल के लिए ये कंडीशन हमें लगानी है। ठीक, अब ये अगर हमें कंडीशन लगानी है तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा बताइए? तो देखिए, k/3 बराबर हो जाएगा 2/1। यही हो रहा है। अब k/3 और 2/1, तो यहां से k की वैल्यू निकल कर क्या आ गई? 6 आ गई। क्या निकल कर आई है? 6 आ गई है। अब अगर हमें जो है अद्वितीय हल चाहिए, अद्वितीय हल का मतलब क्या है? अद्वितीय हल मतलब आपका a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए। अब बराबर नहीं होना चाहिए तो ये दोनों k/3 बराबर 2/1 कब होगा? जब k बराबर 6 हो जाए। इसका मतलब k की वैल्यू अपन 6 नहीं ले सकते, है ना? और k की वैल्यू अगर अपन 6 ले लेते हैं तो लेने पर तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये जो है दोनों बराबर हो जाएंगे, और बराबर होते ही क्या हो जाएगा? ये जो है समांतर रेखा को प्रदर्शित करेगा या फिर समपाती को, है ना? लेकिन हमें तो ये करना है एक ही हल हो। एक ही हल के लिए ये दोनों बराबर नहीं आने चाहिए। ये दोनों बराबर कब नहीं होंगे? जब के बराबर 6 होगा। सॉरी, के बराबर 6 नहीं होगा। तो इसका मतलब के बराबर 6 नहीं ले सकते, उसके अलावा कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो के बराबर हम जो है 6 नहीं लेंगे, क्योंकि हमें एक ही हल चाहिए। क्या चाहिए? एक ही हल चाहिए। और एक ही हल की कंडीशन क्या है? मैंने बताई दी, a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के। लेकिन अगर k बराबर 6 ले लिया तो फिर ये बराबर हो जाएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 होगा। वो नहीं करना है। तो नहीं करना है तो k बराबर 6 नहीं लेंगे। अब k बराबर 6 नहीं ले सकते तो a ऑप्शन गया। यहां पर भी क्या है? लेस देन इक्वल टू 6 यानी k बराबर 6 इंक्लूड है तो नहीं ले सकते। ग्रेटर देन इक्वल टू 6 यानी के बराबर 6 इंक्लूड है, नहीं ले सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अब जब ये क्वेश्चन आया, कई विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को गलत किया। क्यों? क्योंकि हमारी आदत होती है कि हमने जो निकाला वही आंसर होता है, और हम इसको ऐसे सॉल्व करते गए और के बराबर 6 निकाल दिया और आंसर टिक 6। अरे भैया, कंडीशन ये थी कि एक ही हल हो, एक ही हल हो। इसके लिए कंडीशन क्या है? कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए। और बराबर नहीं कब होगा? जब k बराबर 6 नहीं होगा। अगर k बराबर 6 ले लिया तो ये दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि बराबर मानकर ही तो अपन ने सॉल्व करके k बराबर 6 लाया है। तो बराबर नहीं लाना, इसका मतलब k बराबर 6 नहीं हो सकता। तो यहां पर जहां कहीं भी 6 दिख रहा है वो तो हो ही नहीं सकता था, तो तीनों ऑप्शन कट हो गए। हाँ, यहां पर अगर k बराबर 5 होता, k बराबर 4 होता, k बराबर 3 होता, k बराबर 2 होता, 8 होता, 7 होता, 10 होता, तो वो अपन ले सकते थे। समझ में आई बात? केवल k बराबर 6 नहीं ले सकते हैं। क्लियर? नोट डाउन करिए। इसके बाद में इसमें मैं जो है आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वो बताता हूं। जैसे देखिए, ये टॉपिक अपना वैसे पूरा हो गया है, ये एक्स्ट्रा ऐसे ही क्वेश्चन करवा रहा हूं थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस के लिए। जैसे एक क्वेश्चन है,
इस टाइप का कि 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 11। क्या है आपके पास में 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 42, और एक है हमारे पास में x माइनस 4y बराबर 10। ठीक है, और हमें इन दोनों समीकरणों को हल करके x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू, y की वैल्यू, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। हमें तो ये सीखना है कि अगर ये दोनों समीकरणें हैं तो इनको कैसे हल करें। तो मैं आपको जो है यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका यही कहूंगा कि जब भी आपके पास दो समीकरण हो, आप किसी एक समीकरण से x की वैल्यू निकालो y के टर्म्स में, और उसको उठाकर किसी दूसरी समीकरण में पुट कर दो। जैसे देखो, ये समीकरणों को हल करना सिखा रहा हूं। तो ये जैसे है x माइनस 4y बराबर 10, तो यहां से आ जाएगा x बराबर 10 प्लस 4y। इसको, ये जो आया ना x की वैल्यू, इसको पुट कर दो जो दूसरी समीकरण है उसके अंदर। तो ये लो, क्या हो जाएगा, 3 × 10 प्लस 4y प्लस का 7y बराबर का 42। सॉल्व करो, 3 × 10 30 प्लस 3 × 4 12 y प्लस 7y बराबर 42। ठीक है, यहां से ये तो 30 ही रहेगा, ये हो जाएगा 19 का y बराबर आ जाएगा 42 माइनस 30। 42 माइनस 30 हो जाएगा 12, ये हो गया 19y। तो y बराबर कितना आ गया, 12/19। y बराबर क्या आ गया, 12/19। जैसे ही y बराबर हमारे पास में 12/19 आया, इस 12/19 को इसमें पुट कर दो। चलो, तो देखो x बराबर 10 प्लस 4 × 12/19 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 12 चौक 48/19। ये हो जाएगा 19 × 10 190 प्लस 48। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको आती होगी मेरे दोस्तों, है ना। बस कैलकुलेशन ही करनी है। अब 190 प्लस 40 तो 230 और 238 हो गया, ये 238/19। ये आ गई x की वैल्यू। अब x और y दोनों अपने पास में आ चुके हैं। अब आपसे जो है x प्लस वाई पूछा हो तो इन दोनों को जोड़ दो, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो 238 प्लस 12/19। सर ये डायरेक्ट कैसे किया, तो आपको भी बता देता हूं। अगर दो संख्याएं भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है, और उनको जोड़ रहे हो, और दोनों के अगर हर जो है यानी नीचे वाली संख्याएं समान हो, तो आप डायरेक्ट ही क्या करो, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दो और नीचे वाली संख्या को एक बार लिख लो। जैसे ही ये जोड़ा तो ये दो चला गया 40, और ये आ गया 250। 250 बट्टे कितना आया, 19। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी कितनी, 250/19। समझ में आ गई बात, क्लियर। इसी प्रकार से x माइनस वाई की वैल्यू पूछ सकता है, तो आप जो है अब एक्स वाई के लिए इस समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका ये वाला टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब कोई अलग से और क्वेश्चन होगा तो वो अपन आगे जो है टॉपिक्स के बाद में जो पीवाईक्यूज करेंगे तब एनालिसिस करके और सॉल्व करवा दूंगा। इसी के साथ नंबर सिस्टम टॉपिक आज समाप्त हुआ। अगला टॉपिक अपन शुरू करेंगे अपना मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति वाला। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।